जब एल कपून का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? गैंगस्टर, माफिया, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक जीनियस बिजनेसमैन था। एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने एक पूरी इंडस्ट्री चलाई, और वो इंडस्ट्री एक सरकारी पॉलिसी की वजह से बनी थी। आइए इस कहानी को एक अलग नजरिए से समझते हैं और कपून को एक अपराधी नहीं बल्कि एक सीईओ की तरह देखते हैं। तो ये जो बात है ना, ये सब कुछ कह देती है। ये कहानी सिर्फ बंदूक और गोलियों की नहीं है। नहीं, ये कहानी है इकोनॉमिक्स की। ये कहानी है सरकारी पॉलिसी की। सोचिए, सरकार एक चीज पर बैन लगा देती है, लेकिन लोग उसे खरीदना बंद नहीं करते। तो क्या होता है? बस यहीं से एल कपोन की कहानी का असली चैप्टर शुरू होता है। $1.5 बिलियन, और वो भी आज के हिसाब से। ये थी कपून के ऑर्गेनाइजेशन की सालाना कमाई। ये कोई छोटी मोटी गली की दुकान नहीं थी, ये एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल एम्पायर था। और कमाल की बात यह है कि ये सब सिर्फ एक सरकारी कानून की वजह से खड़ा हुआ था। तो सवाल ये है कि आखिर ये अरबों डॉलर का मौका बना कैसे? इसकी शुरुआत हुई एक सरकारी पॉलिसी से। इरादा तो नेक था, समाज को सुधारने का, पर अनजाने में इसी पॉलिसी ने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा ब्लैक मार्केट खड़ा कर दिया। हाँ, तो ये था 18th अमेंडमेंट, जिसे प्रोहिबिशन यानी शराबबंदी के नाम से जाना जाता है। सरकार ने इसे एक मॉरल क्रूसेड की तरह दिखाया। वादा ये किया गया कि अगर शराब खत्म हो गई तो बस देश से क्राइम और गरीबी सब खत्म हो जाएगा। लेकिन यहीं पर असली खेल शुरू होता है। सरकार के इरादे एक तरफ थे और बाजार की हकीकत बिल्कुल दूसरी तरफ। देखिए, लोगों ने रातों रात शराब पीना तो नहीं छोड़ दिया था, है ना? डिमांड उतनी ही थी, लेकिन लीगल सप्लाई जीरो। और इकोनॉमिक्स का सीधा सा नियम है, जब डिमांड हो और सप्लाई ना हो तो कीमतें आसमान छू जाती हैं। और बस इसी गैप में, इसी खाई में अल कपोन जैसे लोगों ने अपना एम्पायर खड़ा कर दिया। तो अब बात करते हैं कपोन की। उसने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया कैसे? उसका तरीका हैरान करने वाला था। उसने इसे एक मॉडर्न कॉर्पोरेशन की तरह चलाया। मतलब इसे किसी आम गैंग की तरह मत समझिए। ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज था। ये एक ऐसा शब्द है जो आज बड़ी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। कपोन ने प्रोडक्शन से लेकर कस्टमर तक पूरी की पूरी सप्लाई चेन को अपने कंट्रोल में ले लिया था। आइए इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन। उसने शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों और डिस्टिलरीज पर कब्जा कर लिया। फिर आया लॉजिस्टिक्स, मतलब सामान पहुंचाना। इसके लिए उसने इंपोर्ट के सीक्रेट रास्ते और भरोसेमंद ड्राइवर्स का नेटवर्क बनाया। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। उसने शहर भर में सीक्रेट बार्स का जाल बिछा दिया, जिन्हें स्पीकआइजीज कहते थे। और सबसे जरूरी प्रोटेक्शन, मतलब धंधे को बचाने के लिए पुलिस से लेकर नेताओं तक सबको रिश्वत और अपने प्रभाव से मैनेज किया। अब देखिए, शराब का धंधा तो मेन था ही, उसका बेस था। लेकिन कपोन एक स्मार्ट सीईओ की तरह सोचता था। उसने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखे। उसने गैम्बलिंग यानी जुआ और दूसरे रैकेट्स में भी हाथ डाला। मतलब उसने अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई किया, ठीक है, एक आज की स्मार्ट कंपनी की तरह। लेकिन ये सारा काला पैसा जाता कहाँ था? यहीं पर खेल और भी स्मार्ट हो जाता है। इस पैसे को सफेद करने के लिए, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, उसने रेस्टोरेंट्स और नाइट क्लब जैसे कैश वाले बिजनेस में इन्वेस्ट किया। इससे उसके अवैध पैसे का हिसाब किताब भी छिप जाता था और दुनिया के सामने एक लेजिटिमेट बिजनेसमैन की इमेज भी बनती थी। अच्छा, अब कपून के बिजनेस से थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरे इकोसिस्टम का शिकागो जैसे शहरों पर क्या असर पड़ रहा था। ये लाइन बहुत गहरी है। करप्शन कोई साइड इफेक्ट नहीं था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम था। मतलब घूसखोरी और भ्रष्टाचार कोई गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि इस ब्लैक मार्केट इकोनॉमी को चलाने का तरीका ही यही था। पूरा का पूरा सिस्टम इसी पर टिका था। तो ये पैसा बह कहाँ रहा था? देखिए, एक बड़ा हिस्सा तो गैंग के ऑपरेशंस में जाता था, फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता था रिश्वत में, पुलिस, जज, सरकारी अफसर सबको, और बाकी पैसा लीगल बिजनेस में इन्वेस्ट होता था। मतलब ये अवैध पैसा शहर की रग रग में फैल चुका था। लोग सोचते हैं कि कपोन की ताकत उसकी बंदूकें थीं। नहीं, हिंसा तो बस एक टूल था। असली पावर थी पैसे पर, उसका कंट्रोल। जब शहर का पूरा लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम ही आपके पैसे पर चल रहा हो, तो आपको कौन छू सकता है? कानून बस एक खरीदने बेचने की चीज बन जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज जैसे बनती है वैसे ही खत्म भी होती है।
कपोन का पूरा साम्राज्य एक सरकारी पॉलिसी की देन था और इसीलिए वो हमेशा एक पॉलिसी बदलने के खतरे से घिरा हुआ था। तो ये सब खत्म कैसे हुआ? देखिए, 1920 में शराबबंदी शुरू हुई, फिर 1929 में सेंट वैलेंटाइंस डे मैसेकर जैसी खूनी घटनाओं ने लोगों का मन बदल दिया। फिर आई महामंदी जिसने पॉलिटिक्स ही बदल दी और आखिरकार सरकार ने तय कर लिया कि अब कपोन को खत्म करना है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इतनी बड़ी क्रिमिनल एम्पायर चलाने वाले कपोन को सरकार शराब की तस्करी या खून खराबे के लिए नहीं पकड़ पाई। नहीं, उसे पकड़ा गया कागजों की हेराफेरी के लिए, टैक्स चोरी के लिए। सोचिए ये कितनी बड़ी आयरनी है। और फिर 1933 में 21st अमेंडमेंट आया और शराबबंदी खत्म हो गई। और बस रातों रात जिस ब्लैक मार्केट ने कपोन को अरबपति बनाया था वो हवा में गायब हो गया। शराब फिर से लीगल हो गई, कीमतें नॉर्मल हो गई और ये पूरा अवैध धंधा एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री में बदल गया। तो क्या कपोन की कहानी बस इतिहास का एक पन्ना है? बिल्कुल नहीं। ये जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हमने 1920 के दशक में देखे वो आज भी उतने ही सच हैं। सोच कर देखिए, शराब की तरह ही भांग यानी कैनबिस दशकों तक एक अंडरग्राउंड मार्केट था। अब जैसे जैसे ये लीगल हो रहा है वही पैसा क्रिमिनल्स की जेब से निकलकर बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकार की जेब में टैक्स के रूप में जा रहा है। या फिर क्रिप्टो करेंसी को ही ले लीजिए, जब तक नियम नहीं थे तब ग्रे जोन था, बेतहाशा मुनाफा था। अब जैसे जैसे रेगुलेशन आ रहा है वो मार्केट भी बदल रहा है। और ये सिद्धांत सिर्फ इन्हीं चीजों तक सीमित नहीं है। किसी भी ऐसे बाजार में जहां पॉलिसी का दखल होता है, चाहे वो इंटरनेशनल सैंक्शंस हों, एनर्जी रेगुलेशंस हों या एनवायरनमेंट से जुड़े नियम हों, यही पैटर्न देखने को मिलता है। सरकारें जब किसी चीज की सप्लाई रोकती हैं तो वो बाजार को खत्म नहीं करती, वो बस पैसे के बहने की दिशा बदल देती हैं। तो इस पूरी कहानी से 3 बड़े सबक मिलते हैं जो हमेशा काम आएंगे। पहला, मार्केट को हमेशा पॉलिसीज ही शेप देती हैं, पॉलिसी बदली तो पैसा भी अपनी दिशा बदल लेता है। दूसरा, जब कानून किसी चीज की कमी पैदा करता है, मतलब आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी बनाता है, तो वो मुनाफे के लिए एक बहुत बड़ा मौका बना देता है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, जो दौलत किसी कानूनी कमी या लूप होल पर बनी हो वो हमेशा हमेशा टेम्पररी होती है। अल कपोन का एम्पायर तो खत्म हो गया, लेकिन पॉलिसी, कमी और मुनाफे का ये जो साइकिल है ये कभी नहीं रुका, ये आज भी चल रहा है। तो सवाल ये है कि हमारी आज की दुनिया में अगला ऐसा कौन सा मार्केट है जो बस एक पॉलिसी के बदलने का इंतजार कर रहा है।